मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 15 अगस्त इस बार बहुत खास होगा और ये 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत हो जाएगी। यानी हमें आज़ाद हुए 76 साल पूरे हो जाएंगे, 77वां शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि जो कभी लोकतंत्र की जननी होता था वो देश 12-13 सालों तक गुलाम कैसे रहा। यानी आप समझिए कि 8वीं शताब्दी से लेकर हम लोगों के ऊपर गुलामी की छाप पड़ने लगी थी और 1526 में जब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ तब से हम परमानेंट गुलाम हो गए और फिर 1947 तक रहे। यानी हम 1500 और 1947 ही लगा लें तो करीबन 700 साल 400 साढ़े 400 साल हम गुलाम रहे, अगर हम सिर्फ इस पीरियड की बात कर लेंगे मुगल से लेकर। लेकिन मुगल से पहले भी हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए, चाहे मोहम्मद कासिम से जो शुरुआत कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में मोहम्मद कासिम ने आक्रमण कर दिया था, तब से लेके आक्रमण ही हो गए। लूट खसोट हमारे मंदिरों को लूटा गया। तो उसके बाद हमें 1947 में आज़ादी मिली और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ये हमारा लोकतंत्र, हमारी आज़ादी बची रहे, इसके लिए हम सबको प्रयास भी करना है। नहीं तो ऐसे भी लोग इस देश में पैदा हो सकते हैं कि जो लोकतंत्र के नाम पर इस देश की आज़ादी को हड़प सकते हैं। इसलिए हम सब की, देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र के लिए पूरी जी जान से कोशिश करें कि लोकतंत्र को कोई हमला न कर पाए। तो मित्रों इस बार का जो 26 जनवरी होगा, 15 अगस्त होगा, वो बहुत खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी 15 अगस्त है और इस बार उन्होंने कुछ खास इंतज़ाम किए हुए हैं। 1800 लोगों को, खास लोगों को न्योता भेजा है और उसमें जो खास लोग हैं इसमें निर्माण श्रमिक, किसान, मजदूर, शिक्षक, नर्स, चिकित्सा कर्मचारी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इन लोगों की जो उपयोगिता है, इन लोगों की जो उपलब्धियां हैं, इनका जो योगदान है, उस योगदान का कंपेयर नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा कि डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कोविड के लोगों की जान बचाई और अपनी जान गंवाई। कई लोग, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। जो लोग मरे थे, मरीज मरे थे, वो अलग बात है, लेकिन इनके कारण डॉक्टर मरे थे, इनके कारण नर्सें मरी थी, क्योंकि उनको कोविड ने पकड़ दिया था। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे केस हुए कि डॉक्टरों को, नर्सों को जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे वहाँ ने घर नहीं आने दिया उनको, कि ये हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनको हॉस्टल में मत आने दो या अपार्टमेंट्स में मत आने दो। बट बहुत ही दुखद घटनाएं उस वक्त हुई थी। तो उनको सम्मान देना, 660 गांवों के 400 सरपंच आएंगे, किसान उत्पादक संगठनों के 250 लोग आएंगे, पीएम किसान सम्मान निधि जिन लोगों को मिला है उसमें 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, पीएम के वीवाई से 50, खादी कार्यकर्ता 50, सीमा सड़क निर्माण क्षेत्र से 50, अमृत सरोवर क्षेत्र से 50, हर घर जल योजना से 50, प्राइमरी स्कूल शिक्षक 50, नर्स 50 और मछुआरी 50, इन लोगों को खास तौर पर बुलाया गया है। और इसमें जो जो श्रम योगी हैं, इसमें वो सब लोग भी शायद शामिल हैं जो 1800 लोगों में, जिन्होंने पार्लियामेंट बनाया है, जिन्होंने राजपथ बनाया है, जो ऐसी देश की जो पहचान बनाने में जो मददगार हो रहे हैं, जो जुटे हुए हैं, उन लोगों को बुलाया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है ये। और प्रधानमंत्री ने अपील की है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीपी अपना तिरंगा लगाएं। और राष्ट्रपति जो कि 15 अगस्त से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करती हैं, तो उनका रात को 8 बजे उनका दूरदर्शन पर प्रसारण होगा और जिसको सभी लोग सुनेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके निजी सचिव रहे हैं प्रकाश चंद्र उपाध्याय और 6 अन्य के खिलाफ 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि पंजाब के पटियाला में रहने वाले संजीव कुमार ने यहाँ दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उपाध्याय और 6 अन्य साथियों ने उत्तराखंड सरकारी निविदा दिलाने के नाम पर उनसे 3 करोड़ रुपए ऐंठे। बताइए कितनी शर्मनाक स्थिति है। और मित्रों, नूह कांड यानी जो मेवात में दंगे हुए थे, तो उसको लेकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत की पलवल में, और फिर ब्रजमंडल यात्रा की घोषणा उन्होंने की है। महापंचायत ने सांप्रदायिक हिंसा की एनआईए से जांच कराए जाने की मांग की। मुस्लिम संगठन नूह जिले को अन्य जिलों में मिलाए। जो नूह जिला है उसको तोड़कर उसके हिस्से करके अलग अलग जिलों में मिलाते हैं, क्योंकि ये जिला बहुत खतरनाक हो गया है। यहाँ आए दिन दंगे हो रहे हैं और यहाँ सुरक्षित कोई नहीं है। यहाँ आए दिन दंगे होते हैं। तो इसकी अगर आप पुलिस की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि कितने दंगे यहाँ हो रहे हैं। और मृतकों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी तथा घायलों को 50 लाख रुपए देने की मांग की गई है। नूह में रोहिंग्या और विदेशियों को हटाने की मांग की गई। ये जो अभी दंगा हुआ था, इसमें ये खबर आ रही कि इसमें रोहिंग्या लोग थे। जो स्थानीय लोग थे वो नहीं थे, वो कम थे, पर ज़्यादा लोग रोहिंग्या थे, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ सरकारी ज़मीन पर मकान बनाए हुए हैं, झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, और चूँकि इनका कोई अता पता तो है नहीं, और हमारे देश के जो कथित देश प्रेमी हैं वो इनको बसा रहे हैं जगह जगह, जहाँ जहाँ इनको बसा रहे हैं। अगर इनको कोई पुलिस वहाँ इनको उठाने जाती है या इनको इनके झुग्गी तोड़ी जाती है, तो एक संगठित ग्रुप है जो इनको इनके बचाव में, इनके संरक्षण में उतर आता है। तो ये आपने देखा कश्मीर में जो पथराव हो रहा था, पत्थरबाजी, उसमें रोहिंग्या कितने लोग शामिल थे। बिहार की घटनाओं में आप देखिए, तो ये रोहिंग्या बहुत ही खतरनाक और देश के लिए एक खतरा बन रहे हैं। ये बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है और हमारे सुरक्षा एजेंसियां भी इस बारे में चिंता व्यक्त कर चुके हैं। तो ये गुरुग्राम में ऐसा हुआ, और ये नूह की भीड़ ने भीप यात्रा पर जो हमला किया था वो केवल नूह तक सीमित नहीं था, वो नूह की बात गुड़गांव और सोहना तक चला गया था। तो ये बड़ा खतरनाक है, इसको संभलने की जरूरत है। ब्रिटेन को भगोड़ों की जगह बनाने का इरादा नहीं है। ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम डुंगेड हड ने कहा है कि विजय माल्या, नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के लिए भारत द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बीच कहा कि ऐसी जगह बनाने का उनके देश को कोई इरादा नहीं है जहां न्याय के दायरे में आने वाले बचने की कोशिश करें। नीरव मोदी, विजय माल्या कितने साल हो गए इनको वहाँ रहे, बार बार सरकार कह रही कि उनको यहाँ हमारे देश भेजो, क्यों नहीं आप भेज रहे, और वहाँ की अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, उसके बावजूद आप नहीं भेज रहे। फिर आप कह रहे हैं हम वहाँ इन भगोड़ों का शरण स्थली नहीं बनाएंगे, तो अब कर क्या रहे हैं। वाड्रा बोले कि प्रियंका अच्छी सांसद हो सकती हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा ने आज कहा है कि प्रियंका एक अच्छी सांसद हो सकती है और पार्टी के लिए वो बेहतर योजना बना रही है। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, उसमें तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। जगह जगह पूरे देश में आज हमने देखा कि जगह जगह मंत्री लोग जगह जगह जाकर तिरंगा यात्रा का मोटरसाइकिल रैलियां निकाल रहे थे। बहुत एक माहौल सा, अच्छा सा माहौल बना था तिरंगा यात्रा को लेकर। और आज मित्रों, आज अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आज वो व्हील चेयर पर घूम रहे थे। तो बड़ा खराब लगा कि मुख्यमंत्री तो अभी अपने आप को जवान ही समझते हैं, और जवान समझने के कारण भी वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो व्हील चेयर पर आई, इसलिए थोड़ी चिंता की बात है कि ऐसा क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। और वो चुनाव के तैयार हैं दिसंबर में, इस
मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। और इसके अलावा मित्रों, आईआईटी दिल्ली स्थित आईआईटी के निदेशक रंगन बनर्जी ने कहा है कि संस्थान ने अपनी मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया है और विद्यार्थियों में तनाव कम करने के लिए मध्य सेमेस्टर परीक्षाओं का एक सेट हटा दिया है। राजस्थान में इस बार छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे और आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 बिल पर व्यापक बहस होगी। कांग्रेस ने डिमांड की, यही सरकार ने कहा है कल जब तीनों बिल पेश किए, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, इनको स्टैंडिंग कमेटी को डाल दिया, इसीलिए डाला कि आप इसे व्यापक विचार करो इसमें। तो कांग्रेस ने डिमांड की, तो कांग्रेस को समझ होनी चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी में क्यों डाला। प्रियंका की पोस्ट पर एफआईआर लॉन्च हो गई है। प्रियंका गांधी, अरुण यादव और 1-2 लोग हैं जो कांग्रेस के, इन्होंने कहा था कि 50% कमीशन मांगने वाले सरकार है, तो पुलिस में इन्होंने 420 और 469 ख्याति को नुकसान पहुंचाने वाले यानी बदनाम करने वाला बताया, तो ये एफआईआर लॉन्च कर दी है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 2 का कोई असर नहीं होगा, भाजपा का कहना है। उनकी जो दूसरी यात्रा शुरू हो रही है वो गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक होगी। और गलवान में झड़प के बाद भेजे गए थे 68,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख में, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भेजे गए थे। और उसमें ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में कहीं युद्ध की स्थिति ना हो जाए, तो बड़ा तनाव का माहौल था। और धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। इस हफ्ते चीन के साथ 19वें दौर की बातचीत भी होनी है, तो उसमें देखते हैं कि कितना उसका असर होता है, क्योंकि तो चीन की जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो 9 सितंबर को भारत आएंगे और यहाँ G20 की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो दोनों देशों के बीच में बर्फ जमी है वो कम हो जाए। फिल्मों का CBFC प्रमाणन घट गया है। एक संसदीय समिति ने बताया कि फिल्म प्रमाणन की संख्या महामारी से पहले 18-19 में 22,570 से घटकर 20-21 में 8,000 आई, मतलब इसलिए फिल्में कम हो गई हैं उस दौरान। निश्चित तौर पर क्योंकि शूटिंग पर प्रतिबंध था। देश के 235 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पास स्थायी भवन नहीं था। भारतीय मिशन की सुरक्षा को ब्रिटेन कर रहा है जरूरी उपाय। हवाई जंगलों में लगी आग से मरने वालों की संख्या 93 हुई। ये हर साल हवाई और कनाडा की तरफ आग लग रही है, बहुत चिंताजनक बात है। एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद हमारी जो टीम है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, ये बड़ी खुशी की बात है हमको। अब फोकस एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक पर होगा। लक्ष्य सेन की नज़र विश्व चैंपियनशिप के पदक पर है और बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी उठाकर गेंदबाजों का साथ देना होगा, हार्दिक पांड्या कह रहे हैं। और जो भारत की युवा सलामी बल्लेबाज है शुभमन गिल, ये फार्म में लौटने के लिए अपना पूरा तरीका अपनाएंगे, क्योंकि T20 में अब वर्ल्ड कप होने वाला है। मित्रों, ट्विटर पर जो एडवर्टीजमेंट से पैसा मिलेगा उस पर 18% GST लगेगा, मतलब इनकम टैक्स से लगेगा वो अलग है और GST भी लगेगा। डबल मार आपको पड़ रही है। आदमी जाए तो जाएगा, आपको 18% इनकम टैक्स देना पड़ेगा और 18% आपको GST देनी पड़ेगी। और रेंटल इनकम पर FD ब्याज पर भी GST देना होगा। ये सरकार कर क्या रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा।
सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के हाल ही में एक्स से राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने के बारे में ट्वीट किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि 20 लाख रुपए की सीमा की गणना के लिए ऐसी आमदनी को शामिल किया जाएगा जो आमतौर पर जीएसटी से मुक्त है। हालांकि छूट वाली आय पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान में 20 लाख रुपए से अधिक की सेवा से राजस्व आय अर्जित करने पर होगा। और आपको बता दें कि इस राजस्व साझाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए खातों में पिछले 3 महीनों में पोस्ट पर 1.5 करोड़ इंप्रेशन और कम से कम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए। तो इस पर तब आपको पैसे मिलेंगे। अगर किसी के ट्विटर हैंडल पर 500 फॉलोअर है और उसके इंप्रेशन कम से कम 1.5 करोड़ है, तब उनको एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलेगा और उस पर सरकार 18% जीएसटी लेगी। ये बड़ा अजीबोगरीब है हिसाब किताब। तो मित्रों, आज के लिए इतना। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।